नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर वोट मांगने के मामले में तेजस्वी सूर्या पर दर्ज की एफआईआर। पूरा मामला आपको बताएंगे। बीजेपी को लग चुका है बड़ा झटका। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी और हमने इस देश का निर्माण किया है, पीएम मोदी पर खड़गे ने बोला हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर पीएम को मारा था तमाचा। मोदी की टिप्पणी पर बोले जयराम रमेश। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात दूर तक जाएगी, असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी को अगले चरणों में बूथ एजेंट तक भी नहीं मिलेंगे, कम वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगने जा रहा है बड़ा झटका, और जहां पर आपको अगर ऐसा लगता है कि आने वाला है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने धर्म के आधार पर वोट मांगने के मामले में तेजस्वी सूर्या पर दर्ज कर दी एफआईआर। जी हां दोस्तों, भाजपा के बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार और सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ धार्मिक आधार पर वोट मांगने का मामला दर्ज किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर धर्म के आधार पर वोट मांगा था। उनके खिलाफ धर्म के आधार पर वोट मांगने का मामला दर्ज किया गया है। सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ बेंगलुरु के जयनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी के निवर्तमान सांसद तेजस्वी सूर्या इस बार भी बेंगलुरु साउथ से उम्मीदवार है। कांग्रेस ने बेंगलुरु साउथ सीट से तेजस्वी सूर्या के खिलाफ सौम्या रेड्डी को मैदान में उतारा है। दोनों के बीच ये काफी करीबी मुकाबला माना जा रहा है। सूर्या बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि तेजस्वी सूर्या पर पहले भी कई बार हेट स्पीच का आरोप लग चुका है। बेंगलुरु दक्षिण सीट पर शुक्रवार को मतदान हुआ। वोट डालने के बाद बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निराश हो चुकी है। एक के बाद एक सर्वे से पता चलता है कि वो 30 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। वो प्रधानमंत्री मोदी पर जितने व्यक्तिगत हमले और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, इतिहास गवाह है कि प्रधानमंत्री उतने ही मजबूत हुए हैं और भाजपा अधिक लोकप्रिय। सूर्या ने दावा किया कि इस साल अधिक वरिष्ठ नागरिक मतदान कर रहे हैं और युवाओं से बड़ी संख्या में बाहर आकर मतदान करने का आग्रह किया। और उन्होंने कहा कि ये कर्नाटक में जश्न का दिन है, ये लोकतंत्र का त्योहार है, लाखों लोग बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। ये न सिर्फ अधिकार है बल्कि कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार और सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ धर्म के आधार पर वोट मांगने का मामला दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा ने कभी आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने इस देश का निर्माण किया है, पीएम मोदी पर खड़गे ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, यहां पर भारतीय जनता पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी पर चौतरफा हमला बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने एक भी चुनावी वादे को लागू नहीं किया है और अब भी कहते हैं कि मोदी ने देश के लिए बहुत काम किया है। दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि भाजपा ने कभी भी भारत की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन कांग्रेस उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी भी भारत की आज़ादी के लिए, भारत के विकास के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, हमने इस देश का निर्माण किया। और भाजपा देशभक्ति के बारे में इतना बोलते हैं कि नेहरू उनके सामने कुछ भी नहीं है, इंदिरा गांधी उनके सामने कुछ भी नहीं है और लाल बहादुर शास्त्री उनके सामने कुछ भी नहीं है, मोदी ही सब कुछ है। उन्होंने ये भी विचार रखा कि भारत को 2014 के बाद स्वतंत्रता मिली और देश उससे पहले स्वतंत्र नहीं था। ये सब उनके शब्दों में परिलक्षित होता है। पार्टी छोड़ने और बाद में भाजपा में शामिल होने वाले विद्रोही नेताओं की आलोचना करते हुए खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस इतनी बुरी थी तो उन्होंने अपने जीवन के 30-40 साल यहाँ क्यों बिताए। खड़गे ने आगे कहा कि दुख की बात यह है कि जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने पाला पोसा और नेता बने, वो भी यही कहते हैं अगर कांग्रेस इतनी खराब थी तो आपने अपने जीवन के 30-40 साल उस पर अनावश्यक रूप से क्यों खर्च किए। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ, लेकिन वो भी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आलोचना करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और उन्होंने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर पीएम मोदी को मारा था तमाचा। मोदी की टिप्पणी पर बोले जयराम रमेश। यहाँ दोस्तों, वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों से मिलान करने
करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर जिस याचिका को खारिज किया है उसमें हमारी पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्षकार नहीं थी। पीएम को याद रखना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार से भरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को न केवल अवैध माना था बल्कि उस असंवैधानिक उसे करार देकर पीएम को करारा तमाचा मारा था। दरअसल शुक्रवार को ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए खुशी का दिन है। पहले यहाँ आरजेडी और कांग्रेस के शासन में बैलेट पेपर के नाम पर लोगों का हक लूटा जाता था और इनकी सरकार में चुनाव में वोट लूट लिए जाते थे, इसीलिए ये ईवीएम हटाना चाहते हैं। और इंडिया अलायंस के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। अभी 2 घंटे पहले इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ऐसी लताड़ लगाई गई है, करारा तमाचा मारा है कि ये देख नहीं पा रहे हैं। विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए और आज मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा भाषण दिया था जिसके बाद जयराम रमेश ने इस बात को स्पष्ट किया कि ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्चियों के मिलान की जो ये मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कांग्रेस अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष किसी भी रूप से उसमें कोई भी पक्षकार नहीं था और ऐसे में कांग्रेस के लेकर इंडिया अलायंस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान दिया है और इसी को लेकर जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी चंदा वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को जो असंवैधानिक करार दिया वो पीएम पर करारा तमाचा था। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस बीच मंगलसूत्र को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मेरा मुंह ना खुलवाएं, अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पीएम मोदी मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान कहा कि पीएम मोदी राजस्थान में रैली के दौरान कहते हैं कि 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठिए हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और भारत के मुसलमान को हिंदू माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप बात मंगलसूत्र की करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। अगर तुम्हारे मुंह में जुबान है तो मेरे मुंह में भी जुबान है। बीजेपी ने कांग्रेस पर विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए एक रैली में कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट देगी, वो महिलाओं का मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं कांग्रेस इस मामले पर कई बार सफाई दे चुकी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के पास अपने काम के बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री अपनी पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपसे ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपके गहने मंगलसूत्र चुरा लेगी और किसी और को दे देगी। जहाँ दोस्तों, हिंदू मुसलमान के मसले पर चुनाव आयोग पहले बीजेपी और पीएम मोदी को नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन उसके बाद देश में अभी भी इस मुद्दे पर सभी पार्टियां बयानबाजी कर रही है। और इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में हमने कभी मंगलसूत्र की बात नहीं की, तो पीएम मोदी इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को अगले चरणों में बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे, कम वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, विपक्षी दलों के समूह इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के उत्तर प्रदेश के प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को एक बार फिर एनडीए की हार का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण में भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं मिले और अगले चरणों में उसे बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को हुए दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बूथ एजेंट से बातचीत की। एक समाचार चैनल की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की। दावा है कि वीडियो में दिख रहा शख्स बीजेपी का पोलिंग एजेंट है जो कम वोटिंग के लिए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बता रहा है। अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर करते हुए शनिवार को एक्स पर लिखा कि भाजपा के नेताओं के 10 साल लगातार झूठ पर झूठ बोलने के बाद आज भाजपा को जो बुरा हाल हो रहा है, उस सच को बोलने की हिम्मत भाजपा का एक बूथ एजेंट कर रहा है। ये बूथ एजेंट कह रहा है कि इनके पक्ष में मतदान नहीं होने का कारण भाजपा सरकार के खिलाफ जनता का रोष है, जिसकी वजह महंगाई, बेरोजगारी जैसे असल मुद्दे हैं। यादव ने कहा कि पहले 2 चरण के मतदान के बाद अगले चरणों में भाजपा का हाल और बुरा होगा। उन्होंने कहा कि अभी 2 चरण में भाजपा को मतदाता
नहीं मिले, अगले चरण में बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे। जनता ने भाजपा का बोरिया बिस्तर और झोला सब बांध दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट के लिए सभी 7 चरणों में मतदान होना है, जिसमें शुरू के 2 चरणों में 8-8 सीटों के लिए 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। अगले 5 चरणों में 64 सीटों पर मतदान होना है और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन भर दिया है। कयास लग रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के रसूलाबाद में एक रोड शो में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वही लोग हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं। भाजपा के लोग हमारे लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। ये चुनाव नई सरकार चुनने के साथ संविधान बनाने का भी चुनाव है। और उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि भाजपा धीरे धीरे संविधान को खत्म करना चाहती है। याद रखना, संविधान खत्म हुआ तो हमारा आपका वोट देने का भी अधिकार छिन जाएगा। हमने तय किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तब गरीब किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि ये सरकार इतनी तानाशाह हो गई है कि आने वाले समय में अपने को भी जेल में बंद कर देगी, यहाँ तक कि आपको और हमको भी बंद कर देगी। सरकार ना तो जानवरों को सुरक्षा दे पा रही है और ना ही पक्षियों को। सरकार तो पक्षियों से इतनी नफरत करती है कि इन्होंने एक सारस को कैद कर चिड़ियाघर में डाल दिया। आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए चंदा लिया है और देश में महंगाई चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। किसानों के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि 1000 के लगभग किसान शहीद हुए, तब जाकर सरकार ने 3 काले कानून वापस किए। जो सुविधा मदद किसानों को मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली वाले चुनाव में बीजेपी को देंगे तानाशाही का जवाब, गोपाल राय का दावा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जोर पकड़ता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी की नीति रीति पर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी का चुनावी प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि दिल्ली की जनता लड़ रही है और अपने वोट से चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया था। जिस तरह का तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के लोग इस तानाशाही का जवाब के लिए तैयार हैं और दिल्ली के लोग अपने वोट से इस तानाशाह को खत्म करेंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, दूसरे फेज के बाद तेजस्वी यादव ने कर दिया ये बेहद बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के बाद शनिवार को बड़ा बयान दिया और उन्होंने पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है और जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे चरण के बाद आप देख रहे हैं कि 400 पार के नारे वाली मूवी प्रधानमंत्री भूल चुके हैं और पहले फेज में तो ये पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। दूसरे फेज में तो पर्दे पर चढ़ी नहीं, प्रधानमंत्री मुद्दे की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री बात करते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर आरक्षण काटने की बात जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का आरक्षण काटकर किसी दूसरे विशेष वर्ग के लोगों को देंगे, कोई किसी को आज तक आरक्षण काट कर दिया है क्या? ये मुद्दे की बात नहीं करके सिर्फ मुद्दे को भटकाएंगे। लोग अब जान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी है तो बेरोजगारी नहीं जाएगी, महंगाई नहीं जाएगी, इसीलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को ही जिताना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर दाखिल किया जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल किया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के ठीक पहले अपने गिरफ्तारी के तरीके और समय का जिक्र करते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी ईडी की मनमानी के बारे में बहुत कुछ कहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी अवैध है और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में अभी न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने अपने वकील के जरिए शीर्ष अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक क्लासिक मामला है कि
कैसे केंद्र सरकार ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी और उसके नेता को कुचलने के लिए पीएमएलए के तहत ईडी और इसकी व्यापक शक्तियों का दुरुपयोग किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के विरोध करते हुए ईडी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के जवाब में सीएम केजरीवाल ने ये बातें कही है और अपने जवाब में सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस अपराध से जुड़ी प्रक्रिया में शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी रायबरेली सीट पर चुनाव, राहुल और प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी को लेकर हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के क्रमशः अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने की अटकलें भी चल रही हैं। सूत्रों ने कहा कि नामांकन दाखिल करने से पहले दोनों कांग्रेस पार्टी नेता अयोध्या भी जा सकते हैं और भव्य राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद ले सकते हैं, जबकि राहुल गांधी पहले से ही केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक अन्य सीट विशेष रूप से अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी का तीसरी बार बीजेपी की स्मृति ईरानी से भी मुकाबला होगा। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए यदि वो रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो ये उनका पहला लोकसभा चुनाव होगा। ये ध्यान रखना मुनासिब है कि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव 2019 में स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को हराया था, तब तक अमेठी और रायबरेली दोनों कांग्रेस पार्टी की गढ़ बने हुए थे और स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में 55,120 वोटों के अंतर से हरा दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब, एम्स के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने किया इसका खुलासा। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर गठित 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 यूनिट इंसुलिन लेते रहने की सलाह दी है। तिहाड़ के एक सूत्र ने बताया कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी निर्धारित दवाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके स्वास्थ्य की समीक्षा की थी। लगभग आधे घंटे तक चले वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के अलावा तिहाड़ जेल के 2 डॉक्टर भी शामिल हुए और 1 हफ्ते बाद केजरीवाल के स्वास्थ्य की दोबारा समीक्षा की जाएगी। सूत्र के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने अरविंद केजरीवाल को वही दवाएं जारी रखने के लिए कहा है जो वो पहले से ले रहे थे और इस सप्ताह की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 320 तक पहुंचने के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो को तिहाड़ जेल से इंसुलिन की पहली खुराक दी गई थी। पिछले हफ्ते दिल्ली की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने डॉक्टरों से दैनिक परामर्श की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यहाँ पर दिल्ली सरकार एवं एमसीडी की स्थिति के लिए एलजी जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम के मौजूदा हालात के लिए जहां उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम सिंह विधूड़ी ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की जिद दिल्ली को तबाह कर देगी। बार एंड बेंच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम के मुखिया अरविंद केजरीवाल के शासन में नगर निगम के 2 लाख स्कूली बच्चों को अभी की किताबें नहीं मिली हैं, यानी दिल्ली सरकार एवं नगर निगम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संदेश खाली में मिला हथियारों का जखीरा, सीएम ममता बोली सीबीआई और एनएसजी से मिलकर भाजपा ने रखा गोला बारूद। जी हां दोस्तों, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि सीबीआई और एनएसजी के बम दस्ते की संयुक्त टीम द्वारा संदेश खाली में की गई छापेमारी को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। शुक्रवार को राज्य में लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान के दौरान सीबीआई और एनएसजी बम दस्ते ने संदेश खाली और उत्तर 24 परगना जिले में छापेमारी की, जिसमें टीएमसी नेता के रिश्तेदार अबू तालेब के घर से भारी मात्रा में विदेशी हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। स्थानीय टीएमसी नेता अफजुल खान के रिश्तेदार पर भी पार्टी के दबंग नेता शेख शाहजहां का करीबी सहयोगी होने का आरोप है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 चरण के चुनाव के बाद एनडीए के लोग अब साथ में, तेजस्वी यादव का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद एनडीए के लोगों में अवसाद है और यहां पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि देश के
किसान, नौजवान, महिला, छात्र, व्यापारी और कर्मचारी जान चुके हैं कि मोदी है तो नौकरी मिलना मुश्किल है, मोदी है तो बेरोजगारी हटना मुश्किल है, मोदी है तो महंगाई कम होना मुश्किल है, मोदी है तो मुद्दों पर बात होना मुश्किल है, मोदी है तो स्कूल अस्पताल पर चर्चा मुश्किल है, मोदी है तो किसानों की आय दोगुनी होना मुश्किल है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 जगह बिहार में थे और इसी के साथ उन्होंने कहा कि एक बार भी उन्होंने अपने साल की किसी एक भी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।